Hello friends, welcome you on my online YouTube platform Aspire English Adda. Student, today we are going to discuss a very important figure, John's Galsworthy MCQs. Student, we have already discussed about John Galsworthy's biography and the theory and all related important point that is important related TGT exam. So today, without getting late, we start first question. First question is given here. गाल्सवर्दी का जन्म कब हुआ था? फ्रेंड्स, हमें जो इजी क्वेश्चन होते हैं उन्हें इग्नोर नहीं करना है। कभी कभार बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनको तो हम सही कर देते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन हमारे स्कोर को डाउन कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जॉन गाल्सवर्दी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया है 14 अगस्त 1867, 25 अगस्त 1867, 10 सितंबर 1876, 14 जुलाई 1867। तो इनका जन्म जो हुआ है 14 अगस्त 1867 में हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है, तो आपको याद रखना है 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त 1867 में जॉन गाल्सवर्दी का बर्थ हुआ है, उनका जन्म हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, जॉन गाल्सवर्दी का जो बर्थ प्लेस है किस जगह पर हुआ है? तो इनका जो जन्म हुआ है किंगस्टन लंदन इंग्लैंड, किंगस्टन लंदन इंग्लैंड में हुआ है और ये लंदन की बहुत ही जानी मानी जगह है। थर्ड क्वेश्चन हियर, द टाउन किंगस्टन इज़ सिचुएटेड ऑन द रिवर। जो टाउन कस्बा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो वहाँ पर थेम्स नदी है, थेम्स नदी के किनारे इनका जो है टाउन है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है, जॉन गाल्सवर्दी जो थे वो किसके सन थे, किसके बेटे थे? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिए, नॉवलिस्ट थे, मर्चेंट थे, लॉयर थे, डॉक्टर थे। तो सही आंसर आपका है लॉयर। लॉयर के स्थान पर यहाँ सॉलिसिटर भी हो सकता है, क्योंकि इनके जो फादर थे एक बहुत ही जाने माने लॉयर थे और उनके ये बेटे थे। आगे देखेंगे, गाल्सवर्दी बिगन हिज लिटरेरी कैरियर। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, TGT 2005 में पूछा गया है। तो इनका जो कैरियर स्टार्ट होता है एज ए नॉवलिस्ट होता है। हालांकि ये बाद में ड्रामा भी लिखते हैं, प्ले भी लिखते हैं, लेकिन शुरुआत जो करते हैं वो नॉवल से करते हैं। हालांकि इनके जो पिताजी थे जिनका नाम जॉन सेम नाम था, सीनियर जॉन गाल्सवर्दी कह सकते हैं, जॉन गाल्सवर्दी थे। तो इनके पिताजी हालांकि नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा ऑथर बने, राइटर बने, लेकिन इनका जो रुचि था, जो रुझान था, इंटरेस्ट था लिटरेचर में था और इन्होंने उसे कंटिन्यू रखा और उसमें आगे चल के फेमस हुए। और शुरुआत में अपने पिताजी के डर की वजह से ही इन्होंने अपना जो ओरिजिनल नाम था वो नहीं पब्लिश कराया। आपको पढ़ने को मिला था थ्योरी में, जॉन सेंट जॉन के नाम से इनके जो जितने भी नॉवेल थे या प्ले थे शुरुआती, जो क्या नाम है, इनके जो प्ले थे 1904 से पहले जो है, 1904 में इनके पिताजी की डेथ हो जाती है। तो 4 से पहले जो इनके जो जितने भी नॉवेल हैं या प्ले हैं इनके ओरिजिनल नाम से पब्लिश नहीं हुए हैं। इनका जॉन सेंट जॉन नाम जो था, इनका सिडोनिम नाम था, काल्पनिक नाम था, उस नाम से पब्लिश हुए हैं। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नॉवलिस्ट, एज ए नॉवलिस्ट इन्होंने अपना कैरियर शुरुआत किया था। और आगे अगला क्वेश्चन जो है, जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग टू, जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग करते थे। तो ये 1867 में 14 अगस्त 1867 में इनका जन्म हुआ था। हालांकि इनका जन्म जो हुआ था 1867 19th सेंचुरी में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था वो 19th सेंचुरी में हुआ था, लेकिन ये जो राइटर माने जाते हैं, इम्पोर्टेंट राइटर माने जाते हैं, वो माने जाते हैं 20th सेंचुरी के, क्योंकि 20th सेंचुरी जो है एकदम से 19th सेंचुरी में लिखना नहीं शुरू कर दिया था। तो 20th सेंचुरी में इनका जो है वर्किंग का शुरुआत डेट माना जाता है, समय माना जाता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया, जॉन गाल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर कॉल्ड। जो गाल्सवर्दी की ट्रेजेडीज़ हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इसे समझना पड़ेगा। जो जॉन गाल्सवर्दी की जो ट्रेजेडी हैं वो सोशल ट्रेजेडीज़ हैं। सोशल ट्रेजेडीज़ वी कैन से, सोशल मीन्स ही ट्राइड डिपिक्टेड द सोशल प्रॉब्लम। जो उस समय समाज में समस्याएं व्याप्त थीं, जो परेशानियां थीं, जो प्रॉब्लम थी, वो इन्होंने खूब अच्छे से डिपिक्ट किया है, चित्रित किया अपने प्ले नॉवेल्स के माध्यम से, और इनके प्लेस को प्रॉब्लम प्ले कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चन को हम बड़ी गंभीरता से समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर द सिडोनिम ऑफ। जैसा कि मैंने बता दिया था कि इनके जो कई सारे जो अर्ली नॉवेल्स हैं वो किस नाम से लिखे गए हैं, तो मैंने बताया था जॉन सिन जॉन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जॉन सिन जॉन के नाम से इनके जो शुरुआती नॉवल थे, इनके ओरिजिनल नाम से नहीं पब्लिश हुए थे, बल्कि जॉन सिन जॉन के नाम से पब्लिश हुए थे, जो इनका सिडोनिम। सिडो मीन्स होता है फॉल्स, यहाँ पर कह सकते हैं सिडो मीन्स होता है फॉल्स, नेम मीन्स होता है नेम, यानी कि फॉल्स नेम, एक काल्पनिक नेम जो है उस नाम से पब्लिश हुए थे, जॉन सिन जॉन। जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी 1904 में, तो 1905 में इनने अपना जो है ओरिजिनल नाम लिखना शुरू कर दिया था। चूँकि अपने पिताजी से भी डरते थे कहीं ना कहीं, चूँकि इनके पिताजी नहीं चाहते थे कि ये जो है एक राइटर बने, वो चाहते थे एक अच्छे सॉलिसिटर बने, लॉयर बने। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल ऑफ गाल्सवर्दी वाज। जो गाल्सवर्दी का जो सबसे सक्सेसफुल नॉवल था वो कौन सा था? तो इनका द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो था, मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये इनका सबसे फर्स्ट नॉवल था जिससे ये सक्सेसफुल हुए, सफल हुए। आगे देखेंगे, विच नॉवल ऑफ गाल्सवर्दी इज़ कंसिडर टू बी द हिस्ट मास्टरपीस। गाल्सवर्दी का कौन सा जो नॉवल है इनका मास्टरपीस माना जाता है? द पीजन, द फ्लोइंग वाइल्डरनेस, और आगे दिया है आइलैंड फेरीज फॉरसाइट और इंडियन समर, आइलैंड फेरीज और इंडियन समर ऑफ ए फॉरसाइट। तो इंडियन समर्स फॉरसाइट जो है इनका जो है बहुत ही फेमस वर्क रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ गिवन द सॉलिटरी पनिशमेंट इन द जस्टिस। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ गिवन, किसको सॉलिटरी अकेला, यानी कि पार्शियलिटी, जो जस्टिस इनका जो वर्क है इसमें जो है किसको जो है पनिशमेंट दिया जाता है? सॉलिटरी अकेला, यानी कि इसमें जो जस्टिस है इसमें ये आयरनी दिखा दी गई है। जस्टिस, आयरनी क्या होती है कि वर्क का नाम तो जस्टिस है लेकिन उसमें कहीं जस्टिस देखने को नहीं मिलता है। तो एक फाल्डर नाम का कैरेक्टर है, इसके साथ पक्षपात होता है, तो इसमें इसके साथ जो है पार्शियलिटी हुई है, तो इस बात को जो है हमें समझना है। फाल्डर नाम का कैरेक्टर है, इसके साथ पक्षपात होता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच प्ले गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फाल्डर। कौन सा प्ले ऐसा है जिसमें विलियम फाल्डर जो है कैरेक्टर मिलता है? तो इसमें जो है जस्टिस प्ले है, जस्टिस नाम का प्ले है, जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं हम लोग यहाँ पर कि कौन सा जस्टिस में कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है जिसको जो है सॉलिटरी पनिशमेंट दी जाती है। सॉलिटरी पनिशमेंट मतलब पार्शियलिटी, भेदभाव, यानी उसे ही केवल सजा दी जाती है, और जो अमीर तबके के लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है, और गरीब लोगों के लिए अलग न्याय है, अमीर लोगों के लिए अलग न्याय है। इस चीज़ को इसमें बहुत अच्छे से जॉन गाल्सवर्दी ने दिखाने की कोशिश की है। आगे देखते हैं, तो जस्टिस प्ले है, इसमें जो है विलियम फाल्डर कैरेक्टर है। अगला क्वेश्चन है, गाल्सवर्दीज वर्क दैट अर्नड हिज नेम एंड फेम। जो गाल्सवर्दी का जो इनका कौन सा वर्क है जिससे इनका नेम और फेम मिलता है? तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है फॉरसाइट सागा। फॉरसाइट सागा जो है ये इनकी ट्रायलॉजी है, और 1932 में
इनको जो है इसके लिए प्राइज़ मिलता है, नोबेल प्राइज़ मिलता है, और ये जो है कि इससे फेमस हो जाते हैं लिटरेचर के क्षेत्र में। एक बहुत ही रिवॉल्यूशन, क्रांति आ जाती है इनके इस वर्क से। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ ए नाइटहुड। किस ईयर में गाल्सवर्दी मना कर देते हैं, एक ऑफ़र इनको मिलता है नाइटहुड का। तो ये 1918 में जो है, 1918 में ये जो है ये कहकर मना कर देते हैं कि लिटरेचर इज़ इन इट्स ऑन रिवार्ड। लिटरेचर जो है अपने आप में खुद एक रिवार्ड है, उसको किसी रिवार्ड या अवार्ड की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1918 में ये है रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हियर, विच इज़ गाल्सवर्दीज़ फर्स्ट प्ले। गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले कौन सा है? तो इसमें आंसर है द सिल्वर बॉक्स, जो 1906 में आया था। 1906 में आया था, ये आपको याद रखना है, डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। गाल्सवर्दी का जो फर्स्ट प्ले था द सिल्वर बॉक्स था और 1906 में आया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज गाल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। अभी मैं पहले बता चुका हूँ आपको किस ईयर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आगे भी इसके कुछ क्वेश्चन की पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें नहीं भूलना है, नोट करना है स्पेशली अपनी नोट्स में। 1932 में इनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था, 1932 में। हालांकि मैं जो थ्योरी वाला जो हमारा वीडियो है उसमें मैंने बताने की कोशिश की है, गाल्सवर्दी याद रखें, गाल्सवर्दी गाल में नहीं मुंह में 32 दांत होते हैं। गाल्सवर्दी गाल में नहीं मुंह में 32 दांत होते हैं। तो 1932 में इन्हें जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ये हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द डार्क फ्लावर बाई जॉन्स गाल्सवर्दी इज़ ए। डार्क फ्लावर जो है जॉन्स गाल्सवर्दी का क्या है? तो ये एक लव नॉवेल है, ये इनका अकेला लव नॉवेल है। तो ये लव नॉवेल है, ये डार्क फ्लावर जो है जॉन गाल्सवर्दी का एक लव नॉवेल है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिज्म एंड लेबरर्स। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसमें एक प्ले है इनका, ड्रामा जो है स्ट्राइफ, इसमें स्ट्राइफ दिखाया गया है, कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, संघर्ष दिखाया गया है लेबर और जो लेबर के ऊपर जो फैक्ट्री के मालिक हैं उन लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, स्ट्राइफ दिखाई गई है। तो इनका प्ले है स्ट्राइफ। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द लीडर ऑफ द लेबरर इन द प्ले स्ट्राइफ। स्ट्राइफ जो प्ले है उसमें लीडर कौन है? तो इसका लीडर जो है डेविड रॉबर्ट्स ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, याद रखना हमें। डेविड रॉबर्ट्स जो हैं लीडर हैं स्ट्राइफ प्ले के। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन द गाल्सवर्दी। यानी कि किस प्ले में कौन से वर्क में जो है लोअर क्लास को डिपिक्ट किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, दिखाया गया है? तो फ्रेटर्निटी में। लोअर क्लास जो है फ्रेटर्निटी में दिखाया गया है, हमें याद रखना है। फ्रेटर्निटी इनका जो वर्क है इसमें जो है लोअर क्लास को दिखाया गया है। लोअर क्लास ऐसे याद रखेंगे, जो भाईचारा जो है, फ्रेटर्निटी जो है लोअर क्लास में ही देखने को मिलती है, अमीर लोगों में फ्रेटर्निटी कम देखने को मिलती है। ऐसे याद करने का तरीका मात्र है ये। अगला क्वेश्चन है, गाल्सवर्दीज नॉवेल्स आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गाल्सवर्दी के जो नॉवेल्स हैं वो चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ, कि इफेक्ट और कन्फ्लिक्ट किन किन के बीच में दिखाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर आंसर सही दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी, क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में जो क्लास के अनुसार, यानी कि समाज में जो ऊंच नीच के अनुसार जो है जो कन्फ्लिक्ट है उसको इन्होंने दिखाने की कोशिश की है।
अपने नॉवेल्स के माध्यम से, अपने प्ले के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ऑन द मॉडल ऑफ द हुज प्रॉब्लम प्लेस दिस गाल्सवर्दी राइट हिज प्लेस। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि गाल्सवर्दी ने जो है, जो इनकी प्रॉब्लम प्ले हैं, प्रॉब्लम प्ले लिखने की जो स्टाइल है वो किन से कॉपी की है। तो यहाँ पर जो आंसर है हेनरिक इब्सन भी जो है 20वीं सेंचुरी की एक बहुत ही अच्छे कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, पॉपुलर कह सकते हैं, फेमस कह सकते हैं, एक ऑथर रहे हैं। तो जॉन गाल्सवर्दी ने हेनरिक इब्सन को कॉपी किया है अपने प्रॉब्लम पे प्ले लिखते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गाल्सवर्दीज फ्रॉम द फोर वाइंड्स। गाल्सवर्दी का जो फ्रॉम द फोर वाइंड है वो क्या है। तो एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ है, ये हमें याद रखना है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ है। फ्रॉम द फोर वाइंड्स जो है इनकी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ गाल्सवर्दीज जॉसलिन। तो जॉसलिन भी एक नॉवेल है, नॉवेला कह सकते हैं ये जॉसलिन गाल्सवर्दी का। अगला क्वेश्चन है गाल्सवर्दीज द कंट्री हाउस रिप्रेजेंट। जो कंट्री हाउस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। और भैया कंट्री, बड़ी कंट्री में कौन रहते हैं, अपर क्लास के लोग रहते हैं, याद रखना इस तरीके से। जो कंट्री, देश में जो है कंट्री बड़ी बात कर रहा है, स्टेट की बात नहीं कर रहा है। तो कंट्री हाउस जो है रिप्रेजेंट करता है अपर क्लास को, और लोअर क्लास को करता है फ्रेटर्निटी, ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गाल्सवर्दी का जो मास्टरपीस है वो किसे, जो फोर्साइट सागा को कहा जाता है। फोर्साइट सागा का जो मास्टरपीस है ये डेडिकेटेड किया है अपनी पत्नी को। अगला क्वेश्चन है द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामा इज। जो फाइनेस्ट गाल्सवर्दी का जो बाद के ड्रामाज है वो है आपका लॉयल्टीज़ जो है 1922 में आया था। ये जो है इनका फाइनेस्ट और सबसे कह सकते हैं बहुत ही सबसे ज़्यादा थिएटर में प्ले होने वाला ड्रामा है। और इन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हमारा जो एक ऐसा प्ले आ रहा है, ऐसा ड्रामा आ रहा है जो कोई भी थिएटर का, किसी भी थिएटर का मालिक है मना नहीं कर पाएगा। और ये 1 साल तक जो है बहुत ही ज़्यादा खूब लगातार हाउसफुल चला, और इससे जो है कि इन्हें खूब पॉपुलरिटी मिली। तो लॉयल्टी जो है इनका एक बहुत ही अच्छा फाइनेस्ट ड्रामा है, 1922 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड। जो क्लास का जो इन्फ्लुएंस है, डिपिक्ट है, वो कहाँ किया है। तो लॉयल्टीज़ में इन्हें दिखाया है, दिखाने की कोशिश की है। सॉरी, ओहो, जस्ट मिनट, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, नाउ इट्स ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लास डिपिक्ट इन। तो इसका सही आंसर है लॉयल्टीज़ जो है इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्ले है, जो 1906 में आया था। और इसमें जो क्लास जो है, जो सभी समाज के वर्ग हैं उसको डिपिक्ट किया गया, उसका प्रभाव को डिपिक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है गाल्सवर्दी क्या हैं। तो एक रियलिस्ट, बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट दोनों हैं। तो सी नंबर इसका आंसर सही है। विच वर्क ऑफ गाल्सवर्दी अर्नड हिज नोबेल प्राइज़ फॉर लॉरी। तो ए नंबर इनका जो है द फोरसाइट सागा जो है इनको नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर के लिए मिला था। और कब मिला था ये हमें याद रखना है, 1932। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फोरसाइट सागा जो है इनकी ट्रायलॉजी है, और इसमें 2 इंटरल्यूड हैं और 3 नॉवेल्स हैं, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है द वर्ल्ड इज़ ए फाइन प्लेस फॉर दोज हु गो आउट टू टेक इट, देयर इज़ ए लॉट ऑफ अननोन स्टफ इन इट येट एवरलाइंस आर टेकन फ्रॉम।
ये जो है इनका वर्क है ए मैन ऑफ डेमन, यहाँ से ये लाइनें ली गई हैं। गाल्सवर्दी का द वर्ल्ड इज़ ए फाइन प्ले, दुनिया जो है सबसे अच्छा स्थान है फॉर दोज, उन लोगों के लिए हु गो आउट टू टेक इट, हु गो आउट टू टेक इट, और वो लोग जो जहाँ से चले गए। देयर इज़ लॉट्स अननोन स्टफ इन, अभी भी काफ़ी अनजाने लोग यहाँ पर दुनिया में हैं और काफ़ी लोग जा भी चुके हैं। तो ये वर्ड जो है ए मैन ऑफ डेमन से लिया गया है। बहुत ही अच्छी लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला क्वेश्चन है 32, दे डिड नॉट स्टॉप टू लव ईच अदर इन दिस लाइफ, they were so sure they had all eternity to do it, and love could never come to full fruition till it was destroyed। तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। ये भी आपकी जो वर्क है, फ्रेटर्निटी वर्क है, यहाँ से ली गई हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, फ्रेटर्निटी वर्क से ली गई ये लाइनें। अगला क्वेश्चन है 33, क्वेश्चन नंबर है जस्टिस इज़ ए मशीन। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जस्टिस एक ऐसी मशीन है दैट व्हेन समवन हैज़ वंस गिवन इन द स्टार्टिंग पुश रोल ऑन ऑफ इटसेल्फ, द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। तो इनका जस्टिस प्ले है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्ले है, जस्टिस प्ले है, उससे ये लाइनें ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है इट इज़ंट इनफ टू लव पीपल बिकॉज दे आर गुड टू यू और बिकॉज इन some way or other you are going to get something by it, we have to love because we have love loving। ये लाइन जो है कहाँ से ली गई हैं? तो ए बिट ऑफ लव, एक बिट ऑफ लव जो है इनका प्ले है, यहाँ से ये लाइनें ली गई हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है ओनली लव मेक्स फ्रूटफुल द सोल, केवल प्रेम ही जो है ज़िंदगी को फ्रूटफुल बना सकता है, सोल आत्मा को फ्रूट बना सकता है। लव बियॉन्ड द मीज़र, और ऐसा लव जो किसी भी मानक से परे हो, बियॉन्ड द डेथ, जिसकी मृत्यु न हो। इट नियरली किल्स बट वन वुडंट हैव बीन विदाउट इट, कोई व्यक्ति इसके बगैर नहीं रह सकता है। ये लाइन जो है बहुत ही अच्छी लाइन है, बियॉन्ड से लिया गया। बियॉन्ड इनका वर्क है, एक बहुत ही अच्छा वर्क है। बियॉन्ड मीन्स परे होता है, तो बियॉन्ड मीज़र, यानी कि प्रेम में कोई परे है ये, तो मतलब इसमें कोई बंधन नहीं है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो ये लाइन जो है, पंक्तियाँ जो हैं बियॉन्ड प्ले से ली गई हैं, बहुत ही अच्छा प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दीज आर थिंग्स दैट आई कैंट मेक क्लियर बिकॉज यू आर विलफुली ब्लाइंड टू ऑल दैट आई बिलीव इन। तो ये क्वेश्चन जो है, ये लाइन जो है, ये भी आपकी सेंस प्रोग्रेस, इनका जो वर्क है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, सेंस प्रोग्रेस, वहाँ से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है 37, द वैल्यू ऑफ सेंटिमेंट इज़ द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस यू आर प्रिपेयर्ड टू मेक फॉर इट। ये लाइन जो है द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, तो इसका सही आंसर है विंडोज़ वर्क है, यहाँ से ये लाइनें ली गई हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण वर्क है। अगला क्वेश्चन है इफ़ यू डू नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर यू कांट हैव वन। यदि आप जीवन के बारे में सोचते नहीं हैं तो आप जीवन को कैसे बना सकते हैं, कैसे श्योर कर सकते हैं? तो ये जो है ये स्वान सॉन्ग वर्क है, इनका यहाँ से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है वंस आइज़ आर वाट वंस इज़ वन माउथ वाट आर वंस बिकम, यानी कि जो जैसा देखता है वैसा होता है, जो जैसा बोलता है, जो जैसा होता है वैसा बोलता है। द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये भी इम्पोर्टेंट वर्क है, लाइन है, कई बार पूछी गई हैं। द फ्लावरिंग वाइल्डनेस, इनका जो वर्क है वहाँ से ये लाइनें ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, देयर इज़ जस्ट वन rule for the politician all over the world, don't say in power what you say in opposition, if you do you only have to carry out what the other fellows have found impossible, the above lines are taken from। तो ये लाइन जो है द फ्लावरिंग वाइल्डनेस, इनका जो वर्क है वहाँ से ली गई हैं और बहुत ही अच्छी लाइन है, महत्वपूर्ण लाइन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछी भी जा चुकी हैं।
अगला क्वेश्चन है आर्ट इज़ द ग्रेट एंड यूनिवर्सल रिफ्रेशमेंट फॉर आर्ट इज़ नेवर डॉगमेटिक। आर्ट एक बहुत ही एक महान और वैश्विक रिफ्रेशमेंट है, एक कला है, और आर्ट को कभी भी बांधा नहीं जा सकता है। होल्ड्स नो ब्रीफ इन इटसेल्फ, इसे संकीर्ण दायरे में नहीं रखा जा सकता है। यू टेक इट और यू मे लीव इट, या तो आप इसे ले लो या इसे छोड़ दो, इसको बांधा नहीं जा सकता है। तो ये लाइन जो हैं, ये पंक्तियाँ जो हैं बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो द वैग थॉट्स ऑन आर्ट, यहाँ से ली गई ये लाइन, द वैग थॉट ऑन आर्ट्स, बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत ही बढ़िया लाइन है। कितनी अच्छी बात कही है, कला को ना कहीं बांधा जा सकता, या तो इसे ले लो या इसे छोड़ दो, इसको बांध नहीं रख सकते आप। अगला क्वेश्चन है द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ ऑल ह्यूमन अंडरटेकिंग्स आर untidy, the building of a house, the writing of a novel, the demolition of a bridge, and eminently the finish of a voyage। ये लाइन जो है ओवर द रिवर इनका जो वर्क है वहाँ से ली गई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। अगला क्वेश्चन है 43, हाउ टू सेव द old that is worth saving, whether the landscape, house, manners, institution or human types is one of our greatest problems and the one that the bother leave about the above lines are taken from। तो ये लाइन जो हैं ओवर द रिवर से ही ली गई हैं, इम्पोर्टेंट वर्क है ये भी। अगला क्वेश्चन है द आर्ट इज़ द वन form of human energy in the whole world which really works for union and destroy the barriers between man and man। It is the continual unconscious replacement, however fleeting, of oneself by another, the real cement of human life, the everlasting refreshment and renewal। Who said it? ये किसने कहा है? तो ये जॉन गाल्सवर्दी ने ही कहा है। जॉन गाल्सवर्दी की इम्पोर्टेंट लाइन है, याद रखना है इनको। ही इज़ बट ए पुअर फिलोसफर हु होल्ड्स ए व्यू। क्वेश्चन नंबर 45 है ही इज़ बट ए पुअर फिलोसफर हु होल्ड्स ए व्यू सो नैरो एज टू एक्सक्लूड फॉर्म्स नॉट टू हिज पर्सनल टेस्ट। ये किसने कहा है? तो ये पंक्तियाँ जो हैं, ये लाइंस जो हैं जॉन गाल्सवर्दी ने ही कही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। अगला क्वेश्चन है 46, रिलीजन वाज नियरली डेड बिकॉज देयर वाज नो लॉन्गर रियल बिलीफ इन फ्यूचर लाइफ। यानी कि धर्म तो जो है बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था उस समय। देयर वाज नो लॉन्गर रियल लाइफ बिलीफ इन फ्यूचर, यानी कि लोगों को विश्वास नहीं था भविष्य पे। बट समथिंग वाज स्ट्रगलिंग टू टेक इट्स प्लेस, लेकिन समथिंग कोई ऐसी चीज़ है स्ट्रगलिंग कर रही है टू टेक इट्स प्लेस, अपनी जगह पाने के लिए। सर्विस, सोशल सर्विस, द आर्ट्स क्रीड, द वीज क्रीड, हु सेड इट। तो इसका जो आंसर है, हालांकि दूसरे पेज में है, आगे आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नहीं दिए गए इसमें। तो आपने ये जॉन गाल्सवर्दी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपने जाने। इसके बाद जो है आगे क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आई होप you understood the questions that are taken from Ranjit Singh book for special TGT English। Thank you for watching and like, share and subscribe for more videos. Thank you so much।